हेलो, वेलकम टू आईपी सेंटर। आज के इस वीडियो में वीवीयू सेमेस्टर 5 में जिसका डीएससी पेपर 2 में डेमोक्रेसी इन इंडिया उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, मतलब वीवीयू सेमेस्टर 5 में जिसका भी डीएससी पेपर 2B में डेमोक्रेसी इन इंडिया है उसका वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका की समीक्षा करें। ठीक है, तो मतलब पूछ रहा है कि भारतीय राजनीति में जो होता है, ठीक है, उसमें जाति का क्या भूमिका है। ठीक है, मतलब जाति का क्या रोल है। तो देखिए, जाति का रोल उसमें नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं ना कि वो जाति का जो भूमिका होता है वो सिर्फ सकारात्मक होता है, उसमें नकारात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका की समीक्षा करें, या फिर यही क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय राजनीति में जातिवाद का महत्व समझाए। ठीक है, मतलब कोई भी क्वेश्चन आए जाति से रिलेटेड, आपको यही आंसर लिखना है। ठीक है, आपके लिए ये आंसर परफेक्ट है। ठीक है, तो देखिए, क्वेश्चन है ना, दूसरा में लिखा हुआ है कि भारतीय राजनीति में जातिवाद का महत्व समझाए। ठीक है, मतलब पूछ रहा है कि भारतीय राजनीति में जातिवाद का क्या महत्व है। ठीक है, मतलब जातिवाद से क्या फायदा होता है, तो वही हम आंसर नीचे लिखे हैं। तो सबसे पहले देखिए, आंसर लिखेंगे जाति की परिभाषा। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले हम लोग जाति का परिभाषा समझेंगे कि जाति किसे कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है कि यह अंग्रेजी शब्द कास्ट से बना है। ठीक है, मतलब जो जाति बना ना, वो अंग्रेजी शब्द कास्ट से बना है। इसका हिंदी अनुवाद जाति होता है। यह कास्ट शब्द पुर्तगाली भाषा के कास्ट से लिया गया है। ठीक है, मतलब जो कास्ट शब्द है वो पुर्तगाली भाषा के कास्ट से लिया गया है, जिसका अर्थ मत विभेद या जाति होता है। ठीक है, मतलब जिसका अर्थ जो होता है वो मत विभेद या जाति होता है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ लोग इसे संस्कृत के जात से भी उत्पन्न मानते हैं। ठीक है, मतलब जो जाति शब्द है उसे कुछ लोग इसे संस्कृति के जात से भी उत्पन्न मानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जाति परिवार या परिवारों का एक ऐसा समूह होती है जिसके पूर्वज एक होते हैं तथा जो वंशानुगत प्रक्रिया पर आधारित होता है। ठीक है, मतलब जो जाति होता है वो परिवार या परिवारों का ऐसा समूह होता है जिसके पूर्वज एक होते हैं। ठीक है, मतलब कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए हम जिस भी जाति से हैं, ठीक है, तो मेरा जो पूर्वज है वही जाति का होगा। ठीक है, मतलब मेरे बाबा है या फिर दादा दादा है परदादा है, वो जिस जाति के होंगे हम भी वही जाति के होंगे। ठीक है, तो ये वंशानुगत प्रक्रिया पर आधारित होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि जाति एक सामाजिक श्रेणी है जो एक पदानुक्रमित क्रम में निर्धारित की गई है। ठीक है, मतलब जो जाति होता है वो सामाजिक श्रेणी है। ठीक है, मतलब समाज में रहने वाला श्रेणी है जो एक पदानुक्रमित अनुपात के अनुसार क्रम में निर्धारित किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है कि जाति की उत्पत्ति प्रारंभ में वर्ण के रूप में हुई है जिसने समाज को 4 व्यावसायिक श्रेणियों में विभाजित किया था। ठीक है, मतलब कहने का क्या मतलब, जाति का उत्पत्ति हुआ था ना, वो प्रारंभ में जो है वर्ण के रूप में हुआ था। ठीक है, जिसने समाज को 4 व्यावसायिक मतलब 4 जो कामों के रूप में श्रेणियों में बांटा था। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है जाति एक बंद व्यवस्था है जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी व्यक्ति एक ही काम करते थे और एक जैसा जीवन जीते थे। ठीक है, मतलब कहने का क्या मतलब है कि जाति होता है ना, वो एक बंद व्यवस्था था। ठीक है, मतलब जिसमें जिसके पूर्वज जो काम करते थे, ठीक है, मान लीजिए ऐसा श्रेणी में बांट दिया था, जैसे कि जो जो किसानी कर रहा है जिसका पूर्वज, उसका आने वाला पीढ़ी भी किसानी करता था। ठीक है, उसके बाद देखिए, आगे हम लोग देखेंगे कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। ठीक है, मतलब भारतीय राजनीति में जो है वो जाति का क्या भूमिका है, जाति का क्या रोल है। ठीक है, मतलब भारतीय राजनीति में जाति का क्या रोल है। तो देखिए, इसमें लिखा है कि राजनीति पर जाति व्यवस्था का प्रभाव समय समय के साथ बढ़ रहा है, लेकिन जाति व्यवस्था का रूप परिवर्तित होते रहता है। स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जाति का प्रभाव पहले की अपेक्षा बढ़ा है। अतः भारतीय राजनीति में जाति का भूमिका का अध्ययन निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कहने का क्या मतलब है कि राजनीति पर जो है जाति व्यवस्था का प्रभाव जो है समय समय के साथ जो बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा लगता था ना कि जब पहले स्वतंत्र नहीं था भारत, मतलब अंग्रेजों का जब शासन था, तो ऐसा लगता था कि भारत जब स्वतंत्र हो जाएगा तो जाति व्यवस्था जो खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब सब लोग जो मिलजुल के रहने लगेंगे, क्योंकि सब लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, सब लोग आपस में मिलजुल के रहने लगेंगे, जाति व्यवस्था कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद और भी जाति का प्रभाव जो है समय समय के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन जाति व्यवस्था का रूप परिवर्तित होते रहता है। स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जो है जाति का प्रभाव पहले की अपेक्षा काफ़ी बड़ा है। ठीक है, मतलब जो स्वतंत्रता से पहले की अपेक्षा जो जाति का प्रभाव है वो अभी भी काफ़ी बड़ा है। अतः भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का अध्ययन जो है वो निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। उसके बाद देखिए, हम लोग सबसे पहला पॉइंट देखेंगे उम्मीदवारों का चयन। ठीक है, उम्मीदवार यहाँ पे क्या होता है, तो देखिए कोई भी हम लोग चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, मान लीजिए छोटा मोटा भी चुनाव है ना, तो उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग को हम समझाते हैं कि मान लीजिए एक मुखिया का चयन करना है। ठीक है, मतलब मुखिया चुनाव लड़ना है तो उम्मीदवार को तो चयन करना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति जो चुनाव लड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा व्यक्ति चुनाव लड़ेगा वही उम्मीदवार होता है। ठीक है, तो देखिए उम्मीदवारों का चयन, इसमें हम लिखें कि जाति के आधार पर चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। ठीक है, मतलब कहने का क्या मतलब है कि जाति के आधार पर जो है चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवार का चयन किया जाता है। मान लीजिए एक छोटा सा छोटा भी अगर चुनाव हो रहा है ना, तो वहाँ पे जाति देखा जाता है। ठीक है, कि उस क्षेत्र में किस जाति का संख्या ज़्यादा है,
उसी जाति के व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाता है, ठीक है। अर्थात जिस क्षेत्र में जिस जाति की संख्या ज़्यादा होता है उस क्षेत्र में उसी जाति का उम्मीदवार घोषित किया जाता है, ठीक है, ताकि चुनाव में जाति विशेष देकर वोट करे, जिससे चुनाव परिणाम अच्छा हो, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए कोई भी विधानसभा क्षेत्र एक है, ठीक है, वहाँ पे ये देखा जाता है कि वहाँ पे किस जाति का संख्या ज़्यादा है, ठीक है, और यह देखा जाता है कि किस जाति का संख्या ज़्यादा है, उसके बाद वहाँ से उसी जाति के जो है नेता को चुनाव लड़ाया जाता है, ठीक है, ताकि जो क्षेत्र में है उस क्षेत्र में उसी जाति के लोग उसी जाति का ज़्यादा वोट दे, जिससे चुनाव परिणाम जो अच्छा है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो सेकंड पॉइंट है कि चुनाव प्रचार में जाति का सहारा, ठीक है, मतलब जो चुनाव का प्रचार होता है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी चुनाव होता है ना, तो उसका तो प्रचार किया जाता है, ठीक है, तो उसमें भी जाति का सहारा लिया जाता है। तो यही बात यहाँ इसमें लिखा है कि राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जाति का खोलकर प्रयोग करते हैं। चुनाव के समय जातीय समीकरण बैठाए जाते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल क्षेत्र विशेष में जिस जाति का बाहुल्य है उसमें उसी जाति के बड़े नेता को चुनाव प्रचार हेतु भेजने का प्रयत्न करते हैं या फिर किया जाता है, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जो चुनाव प्रचार होता है, ठीक है, मान लीजिए एक विधायक का चुनाव है या फिर मान लीजिए मुखिया का ही छोटा सा चुनाव है, ठीक है, तो उसमें ये देखा जाता है कि उस क्षेत्र में किस जाति का संख्या ज़्यादा है, ठीक है। मान लीजिए जिस क्षेत्र में जिस जाति का संख्या ज़्यादा होता है ना, उस क्षेत्र में उसी जाति का नेता को जो है चुनाव का प्रचार करने के लिए भेजा जाता है, ठीक है, ताकि जो है उनके बातों को ज़्यादा से ज़्यादा सुने और चुनाव प्रचार के बाद उसका परिणाम जो अच्छा है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट है कि मंत्रिमंडल का गठन, ठीक है। मंत्रिमंडल क्या होता है कि मान लीजिए प्रधानमंत्री का ही बात करें या फिर मुख्यमंत्री की बात करें, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सारा काम जो है स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि वो एक या दो मंत्रिमंडल रख सकते हैं खुद के पास, लेकिन सारा काम खुद नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग मंत्री का जो है चयन किया जाता है, ठीक है। तो वही इसमें लिखा है कि मंत्रिमंडल के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व जैसे ब्राह्मण, जाट, राजपूत, दलित व पिछड़े आदि को जो है चयन किया जाता है, ठीक है। मतलब कहने के क्या मतलब है कि जब भी मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, ठीक है, मान लीजिए आप लोग ये तो जानते होंगे ना कि जैसे रेल मंत्री जो होता है वो अलग होता है, कोयला मंत्री, संचार मंत्री और भी जो मंत्री होते हैं वो अलग अलग मंत्री होते हैं, ठीक है। तो जब ये सब मंत्री का चयन किया जाता है ना, जब मंत्री का गठन किया जाता है तो उसमें देखा जाता है कि जाति के आधार पर चयन किया जाता है, ठीक है। मतलब देखा जाता है कि किस जाति का संख्या कैसे है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी जाति का संख्या ज़्यादा है तो ऐसा कहा जाता है कि एक मंत्रिमंडल उसको भी दे दो, ठीक है, ताकि जब भी चुनाव हो तब उस जाति का भी फायदा हो, ठीक है। और जाति का समीकरण बैठाया जाता है, मतलब कि प्रत्येक जाति को जो है एक एक मंत्रिमंडल जैसे दिया जाता है, ठीक है, ताकि चुनाव परिणाम हो वो अच्छा हो, ठीक है। उसके बाद जो 4 नंबर का पॉइंट है जाति आधारित राजनीतिक दल, ठीक है। तो जाति आधारित राजनीतिक दल क्या होता है कि मतलब जाति के आधार पर राजनीतिक दल, ठीक है। तो देखिए इसमें वही बात लिखा है कि राजनीति के अंतर्गत सफलता प्राप्त करने के लिए जाति प्रधान राजनीतिक दलों का विकास हो रहा है। यह नेता की भावनाओं को उभार कर राजनीतिक लाभ उठाते हैं और उसी के आधार पर चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं, जैसे लोकदल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी आदि, ठीक है। मतलब देखिए जाति आधारित राजनीतिक दल भी आजकल देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब राजनीति के अंतर्गत सफलता प्राप्त करने के लिए जाति प्रधान राजनीतिक दलों का विकास हो रहा है, ठीक है। मतलब जाति के आधार पर जो राजनीतिक दलों का विकास हो रहा है। तो देखिए ऐसा आप लोग को पता होगा कि जो समाजवादी पार्टी, ठीक है, जो यूपी का समाजवादी पार्टी या फिर जो यूपी का ही बहुजन समाज पार्टी है, ठीक है। तो ऐसा उसमें देखने मिलता है कि जो समाजवादी पार्टी है वो अपने जाति का बात ज़्यादा करता है, ठीक है। उसके बाद जो बहुजन समाज पार्टी है, जो मायावती की पार्टी, ठीक है, वो अपनी जाति का ज़्यादा मतलब बात करती है कि हम जो एस टी एस सी का बात करेंगे, एस टी एस सी के आगे बढ़ाने का बात करेंगे, एस टी एस सी को जो शोषण होने नहीं देंगे, एस टी एस सी को हम आगे मतलब बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जो समाजवादी पार्टी होता है वो बात करते हैं हम अपने जाति का विकास करेंगे या अपने जाति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, अपनी जाति को हम लोग ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। तो आजकल ऐसा भी देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब जाति आधारित भी राजनीतिक दल देखने को मिलता है। उसके बाद जो 5 नंबर का पॉइंट है कि निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका, ठीक है। मतलब कोई भी निर्णय होता है तो उसमें जाति का भूमिका क्या होता है, ठीक है। कोई भी कानून निर्माण की प्रक्रिया होता है या फिर कोई भी निर्णय की प्रक्रिया होता है उसमें जाति का भूमिका क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें यही लिखा है कि जातीय संगठन अपने हितों के अनुसार निर्णय करने तथा अपने हितों के प्रतिकूल होने वाले निर्णयों को रोकने हेतु निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। मतलब जो जातीय संगठन होता है, ठीक है, मतलब जो जातीय दल होता है या फिर जो जातीय संगठन होता है वो अपने हितों के अनुसार निर्णय करने का प्रयास करता है, ठीक है। मतलब अपने हित मतलब क्या होता है, अपने फायदे के लिए निर्णय करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और जो उनके फायदे के प्रतिकूल लगे, ठीक है, मतलब जो उनके फायदे के लिए नहीं हो उससे उस निर्णय को जो है रोकने का भी प्रयास करता है, ठीक है। उसके बाद जो देखिए 6 नंबर का पॉइंट है कि जाति एवं प्रशासन, ठीक है। मतलब जाति एवं प्रशासन, तो इसमें यही लिखा है कि भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं के अलावा प्रशासन में भी जातिगत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण दिया गया है। ठीक है, मतलब भारत में जो है प्रतिनिधि संस्थाओं के अलावा जो प्रशासन में भी जातिगत आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है, मतलब प्रशासन मतलब क्या होता है, जैसे कि देखिए पुलिस वगैरह हो गया। ठीक है, तो ऐसे में भी जातिगत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अलावा जो पिछड़े वर्ग, ठीक है, मतलब एसटी एससी और ओबीसी को जो है आरक्षण का व्यवस्था जो देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर का पॉइंट है, जाति के आधार पर राजनीतिक अभिजनों का उदय। ठीक है, मतलब जाति के आधार पर जो है राजनीतिक अभिजन, राजनीतिक मतलब नेता का उदय। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि जो लोग जातीय संगठनों में उच्च पदों पर पहुंच गए हैं वे ही राजनीति में भी अच्छे स्थान प्राप्त करने में सफल हुए हैं। जैसे लोग राजनीति में चाहे खुलकर जातिवाद का सहारा ना ले, फिर भी यह अपनी पृष्ठभूमि को नहीं भूलते हैं, वे अपने जातीय हितों की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पैरवी करते रहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का क्या मतलब कि जो लोग जातीय संगठनों में उच्च पदों पर पहुंच गए हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो अपने जाति का विकास करते करते उच्च पदों पर पहुंच गया है। ठीक है, मतलब अपने जाति का बात करते करते, चाहे वो अपने जाति का बात खुल के करे या फिर नहीं खुल के करे। ठीक है, तो उच्च पदों पर वो पहुंच गए तो वे अपने जातीय हितों के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो पैरवी करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है कि राजनीतिक दलों द्वारा जातिगत आरक्षण के माध्यम से हितों को पूरा करने की होड़। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई भी जाति है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक पार्टी ले लेते हैं। ठीक है, तो वो पार्टी क्या करते हैं कि अपने ही जाति का जो आरक्षण करने का बात करते हैं। ठीक है, मतलब जातिगत आरक्षण के माध्यम से हित को जो पूरा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है कि भारतीय राजनीति में जाति का भूमिका का प्रभाव। ठीक है, कि हम लोग ऊपर ये देख लिए कि भारतीय राजनीति में जाति का भूमिका क्या है। ठीक है, कि भारतीय राजनीति में जाति का उम्मीदवार चुनने में क्या उसका भूमिका होता है। ठीक है, या फिर प्रचार करने में क्या उसका भूमिका होता है, निर्णय प्रक्रिया में उस जाति का क्या भूमिका होता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये सब करने के बाद उसका प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सकारात्मक प्रभाव, मतलब कि अच्छा प्रभाव क्या पड़ता है। तो देखिए इसमें लिखा है ना कि राजनीतिक सशक्तिकरण। ठीक है, तो देखिए हम आप लोग को पॉइंट बता दिए हैं, तो आप लोग को बस पॉइंट को आगे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, खुद लिखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसमें लिखा है सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, तो सकारात्मक प्रभाव में जो पहला पॉइंट है कि राजनीतिक सशक्तिकरण। ठीक है, मतलब जाति व्यवस्था से क्या होता है, राजनीति का सशक्तिकरण होता है। राजनीति का सशक्तिकरण कैसे होता है कि राजनीतिक में जो होता है वो सभी को बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। ठीक है, मतलब सभी जाति के लोग जो है बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। ठीक है, कोई भी जाति को ये नहीं महसूस करता है कि हम दबे हुए हैं। ठीक है, सभी जाति जो राजनीति में जो है बढ़ चढ़ कर भाग लेने का प्रयास करते हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर पॉइंट है कि नीति निर्माण में हिस्सेदारी। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जब मान लीजिए सभी जाति के लोग राजनीति में भाग लेंगे तो नीति का निर्माण, मतलब कोई भी कानून प्रक्रिया का निर्माण होता है या फिर कोई भी कानून का निर्माण होता है तो उसमें सभी अपना हिस्सेदारी लेंगे। ठीक है, मान लीजिए सभी जब राजनीति में भाग ले रहे हैं तो कानून बनाने में भी सबको अपना हिस्सेदारी लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड नंबर का पॉइंट है कि जाति विशेष का उत्थान। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी जाति जो है खुद को दबा हुआ महसूस करता है। ठीक है, खुद को शोषित जाति जो महसूस करता है, तो जब राजनीतिक प्रक्रिया में सबको जब भाग लेंगे तो उससे क्या होगा कि सभी जाति के लोग जो भाग लेंगे, ठीक है, सभी जाति को मौका मिलेगा। ठीक है, तो इससे जो है कोई भी जाति जो है दबा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, कोई भी जाति शोषित नहीं होगा। उसके बाद 4 नंबर का पॉइंट है जाति एकजुटता। ठीक है, मतलब कहने का क्या मतलब है कि सबको जब राजनीतिक प्रक्रिया में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे ना, सभी जाति को समान हिस्सेदारी होगा तो जातीय एकजुटता होगा। ठीक है, मतलब जाति व्यवस्था जो जो ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा कि मान लीजिए सभी जाति जब राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले ही रहे हैं तो जाति व्यवस्था देखने से क्या फायदा है। ठीक है, कि सबको ये सोचेगा कि हम लोग को भी समान अधिकार मिल रहा है तो जाति व्यवस्था हम लोग काहे करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो 5 नंबर का पॉइंट है कि लोकतांत्रिक राजनीति का आधार व्यापक हुआ। ठीक है, मतलब जब राजनीतिक प्रक्रिया में सभी जाति के लोग जब भाग लेंगे तो लोकतांत्रिक राजनीति का जो होता है वो आधार व्यापक होगा। ठीक है, मतलब लोकतांत्रिक राजनीति का जो सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा। इतना तो हम लोग जातीय व्यवस्था का जो है सकारात्मक प्रभाव को देख लिए। ठीक है, मतलब राजनीतिक प्रक्रिया में जो जातीय व्यवस्था है उसका सकारात्मक प्रभाव क्या होता है वो हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, मतलब जातीय व्यवस्था से राजनीतिक प्रक्रिया में जो होता है वो नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि भारतीय राजनीति में जाति विभाजनकारी है। ठीक है, मतलब जो भारतीय राजनीति में जाति जो होता है विभाजनकारी होता है। ठीक है, सच में विभाजनकारी होता है। कैसे कि मान लीजिए भारतीय राजनीति में जब जाति व्यवस्था ज़्यादा हो जाता है ना तो सभी जाति जो बढ़ जाते हैं। ठीक है, मतलब सभी जाति जो बढ़ जाते हैं इससे क्या होता है देश के प्रति जो आस्था है वो कम हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि राष्ट्र के प्रति जो प्रेम हो वो कम हो जाता है। ठीक है, आप सब लोग अपना जो है जाति को देखने का प्रयास करते हैं, सब लोग अपना जाति का बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि भारतीय राजनीति में जो जाति जो है विभाजनकारी का काम करते हैं। ठीक है, मतलब भारतीय राजनीति में जो जाति है
वो विभाजन मतलब बंटवारा का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है कि सामाजिक और राजनीतिक तनाव में वृद्धि, ठीक है। मतलब क्या होता है कि समाज और राजनीतिक दोनों में जो तनाव देखने को मिलता है, ठीक है। मान लीजिए जब सब लोग जाति में बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो मान लीजिए एक छोटा सा गांव ही ले लीजिए, ठीक है, एक छोटा सा समाज ही ले लीजिए, ठीक है, एक छोटा सा पंचायत ही ले लीजिए, तो उसमें भी क्या होगा, उस समाज में भी जो जाति के आधार पर तनाव होगा, ठीक है। सब लोग कहेंगे कि नहीं कि मेरा ये जाति है, हम लोग ये काम करेंगे, ठीक है। कोई कहेगा नहीं मेरा ये जाति है, हम लोग ये काम करेंगे, ठीक है। समाज में भी तनाव होगा। उसके बाद क्या होगा, राजनीतिक तनाव में भी होगा, ठीक है। मतलब कोई भी राजनीतिक चुनाव होगा या फिर कोई भी राजनीतिक नेता होगा, ठीक है, तो उसमें भी जो तनाव देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सब लोग अपना जाति का बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, तनाव का वृद्धि होता है। उसके बाद जो थर्ड नंबर का पॉइंट है, विकास के मुद्दों से भटकाव, ठीक है। मतलब क्या होगा कि सब लोग जब जाति को अपना ही देखने लगेंगे, ठीक है, तो विकास के मुद्दों से सब तो भटक ही जाएंगे ना। कि मान लीजिए सबको अपना जाति देखने में इतना अंधा हो जाएगा कि उसको विकास तो दिखाई नहीं देगा, ठीक है, उसको भटका के रख देगा। मान लीजिए एक छोटा सा बात ही कर देते हैं कि कोई एक नेता है जो किसी जाति का बुराई कर देगा, ठीक है, तो वो दूसरे जाति से लड़ने में बिजी हो जाएंगे, ठीक है, तो उसको विकास से क्या लेना देना रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, लोग जो होते हैं अपने जाति को देखने में बिजी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो विकास के मुद्दों से भटकाव होता है। उसके बाद जो 4 नंबर का पॉइंट है कि राष्ट्रीय एकता में बाधा, जाति विशेष पर ध्यान, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जाति जब होता है ना, जाति व्यवस्था जब ज़्यादा देखने को मिलता है तो राष्ट्रीय एकता में बाधा पहुंचाता है, ठीक है। मतलब राष्ट्रीय एकता मतलब राष्ट्र के प्रति प्रेम, ठीक है, या फिर राष्ट्रीय एकता मतलब राष्ट्र के प्रति एक, ठीक है। मतलब जो है लोग राष्ट्र के प्रति बढ़ जाते हैं, ठीक है, मतलब राष्ट्रीय एकता के भावना जो है कम हो जाता है, ठीक है। तो और जाति विशेष पर ज़्यादा ध्यान देने का प्रयास करते हैं। उसके बाद जो 5वां नंबर का पॉइंट है कि अन्य जाति का सामाजिक उत्पीड़न और फिर आंदोलन, ठीक है। मतलब 5वां पॉइंट का मतलब ये है कि जब जाति व्यवस्था ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक तौर पर जाति व्यवस्था जब ज़्यादा देखने को मिलता है तो अन्य जाति का जो है सामाजिक उत्पीड़न होता है, ठीक है। कि मान लीजिए हम बोल देंगे कि हम बड़े जाति के हैं, ठीक है, तो हम किसी छोटे जाति को दबाने का प्रयास करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या होता है कि एक बड़े जाति जो होते हैं वो दूसरे जो छोटे जाति को जो सामाजिक तौर पर उत्पीड़न का काम करते हैं, ठीक है, मतलब सामाजिक तौर पर जो दबाने का प्रयास करते हैं। कि मान लीजिए हम समाज में बड़े जाति है तो हम तुमको ये काम नहीं करने देंगे, ठीक है। तो ऐसा देखने को मिलता है, और जब ऐसा देखने को मिलता है तो आंदोलन का रूप ले लेता है, ठीक है, मतलब लड़ाई झगड़े का रूप ले लेता है। उसके बाद जो 6 नंबर का पॉइंट है कि जाति को महत्व योग्यता को नहीं, ठीक है। मतलब कहने के क्या मतलब है कि जब ऐसा देखने को मिलता है ना, तो राजनीतिक प्रक्रिया हो या फिर सामाजिक प्रक्रिया हो, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है कि जाति का महत्व जो बढ़ जाता है, ठीक है, और योग्यता का महत्व कम हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी योग्य व्यक्ति है तो उसके योग्यता को नहीं देखेगा, उसके जाति को देखेगा, ठीक है। कि मान लीजिए ये मेरा जाति है तो उसको हम ये फायदा देंगे, ठीक है, ये मेरा जाति है तो उसको हम ये करेंगे, तो उसके जाति को देखेगा, ठीक है, उसके योग्यता को नहीं देखेगा। कि मतलब व्यक्ति योग्य है तो उसको भी काम में ले ले, तो ये नहीं देखेगा, देखेगा कि ये मेरा जाति है तो उसको काम में ले लेंगे, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है, कि भारतीय राजनीति में जाति का भूमिका या फिर भारतीय राजनीति में जातिवाद का महत्व को बताएं, ठीक है। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको यही आंसर लिखना है, ठीक है। आपके लिए आंसर अच्छा है और आंसर से आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आप लोग निष्कर्ष खुद से लिख सकते हैं कि जाति व्यवस्था से ये होता है, ठीक है। आप लोग तो खुद ऊपर में तो सारा आंसर बता ही दिए हैं, ठीक है। निष्कर्ष आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये जो आंसर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा ना तो आप लोग एक बार जो है इसका PDF रोक रोक के वीडियो को खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा ना तो बहुत ही आंसर ईजी है, ठीक है। ये आंसर को इतना हम तोड़कर बताने का प्रयास किए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। बहुत ही साधारण शब्द में बताए हैं, इसलिए आप लोग जो है एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, या फिर ऐसा कीजिएगा कि आप लोग वीडियो को जो खुद से एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।